नमस्कार, आई एम शिवानी सिंह। सो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी मस्त होंगे खुदा यहाँ पे। और डियर फ्रेंड, जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल CTET फरवरी एग्ज़ाम 2026, ठीक है ना। जैसा आपको पता है कि हम कंटिन्यू यहाँ पर जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं स्पेशल अपने CTET की, और कंटिन्यू CDP के प्रीवियस क्वेश्चन पेपर ये आपके जो है बीच में आते हैं, ठीक है ना। और डियर फ्रेंड्स, यहीं पर अगर हम बात करते हैं, ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए बेस्ट जो है सेशन होगा। देन यहीं पर ये प्रैक्टिस सेट 49 है और इससे पहले 48 यहाँ पे कंप्लीट हो चुके हैं, और बाय शिवानी सिंह मेरे ही थ्रू कंटिन्यू सेशन आप सबको यहाँ पर कराया जा रहा है। ओके डन। सो देन यहाँ पर आपके लिए गुड न्यूज़ है, अगर आपको बिल्कुल फ्री में PDF चाहिए, कोई चार्ज नहीं है, तो यहाँ पर देखो ये जो है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है भैया जी, ये व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है 7505890761। आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको ग्रुप में ऐड कर दूंगी, ठीक है ना। सो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आपका बिना टाइम वेस्ट किए और बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की तरफ। और देखो, जो हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं ना, वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में रहने वाले हैं, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चंस का जो लेवल होगा मस्त होगा, एकदम बढ़िया। चलो, फर्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम है वो कैसा होना चाहिए, ठीक है ना, ये बताना है। देखो, बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम क्या सरल से जटिल की तरफ होता है, क्या अमूर्त से मूर्त की तरफ होता है, क्या वैश्विक से स्थानिक की ओर होता है, या फिर विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का जो क्रम है कैसा होना चाहिए। फाइनली सबसे पहले अगर हम विकास की बात करें, जिसे हम डेवलपमेंट भी कहते हैं, देखो विकास की छोटी सी डेफिनेशन है। विकास जो है माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और आपका मृत्यु तक चलता है, जब तक कि उसकी डेथ नहीं हो जाती, अंतिम सांसों तक भी यहाँ पर जो है आपका विकास कंटिन्यू होता रहता है। तो इसकी परिभाषा क्या होती है, गर्भाधारण। कब गर्भाधारण से ये स्टार्ट होता है और कब तक चलता है, मृत्यु तक चलता है। देखो, जन्म से मृत्यु तक नहीं, वो गलत होगा, ये वाला यहाँ पे राइट होगा, ठीक है ना। और जो विकास होता है, विकास की जो प्रक्रिया होती है वो सतत होती है, और विकास का जो क्षेत्र होता है व्यापक का मतलब क्या होता है, फैला हुआ। यानी कि देखो, हम किसी भी फील्ड में कहीं पर भी किसी भी बंदे के साथ बैठे हुए हैं, किसी भी माहौल में है, किसी भी सोसाइटी में है, कहीं पर भी है, तो वहाँ पर हमारा विकास होता ही होता है, ठीक है ना। आपका सही विकास हो रहा है, गलत विकास हो रहा है, सारी चीज़ें आपके ऊपर डिपेंड करती है। तो अब बताना है, देखो अब यहाँ पे बालक है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, छोटे छोटे से बच्चे हैं, ठीक है। फाइनली यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, देखो सेकंड 3 या फिर 4-5 साल के, एबो 6 साल के, ठीक है। तो आप इन बच्चों को कैसे हैंडल करेंगे, कैसे पढ़ाएंगे। जब 5 क्लास में बच्चे का फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, तो आप बच्चों को कैसे सिखाएंगे, बताओ। क्या यहाँ पर अमूर्त से मूर्त की तरफ का मतलब होता है कि क्या आप यहाँ पे पहले बच्चे को हार्ड चीज़ें सिखाएंगे, यानी कि पहले उसे वो चीज़ें सिखाएंगे जो चीज़ें दिखाई भी नहीं देती, और बाद में वो चीज़ें सिखाएंगे जिसके आप उसे चित्र भी दिखा सकते हैं, पिक्चर्स। ओके, ये गलत है। वैश्विक से स्थानिक की ओर नहीं, बल्कि स्थानिक से वैश्विक की ओर। देखो, विशिष्ट से सामान्य की ओर नहीं, बल्कि यहाँ पर है सामान्य से विशिष्ट की ओर। सो राइट होगा सरल से जटिल की ओर। जब बच्चा आपकी क्लास में फर्स्ट टाइम पढ़ने के लिए आएगा, फर्स्ट क्लास में है, तो पहले आप बच्चे को कैसे यहाँ पे हैंडल करेंगे, सबसे पहले सिखाएंगे कि देखो, अगर आप जो है बच्चों को काउंटिंग सिखा रहे हैं, तो 1 से 10 तक सिखाएंगे कि ये 1, ये 2, इस तरह 3 होता है, ये 4, ये 5, 6, 7, 8, 9, 10, इस तरह 10 आपको याद करके लेके आना। और हम नॉर्मल यहाँ पे सिखाते हैं ABCD। ओके, ये छोटी छोटी चीज़ें तो सिखाते हैं, ये थोड़ा ही ना कि हम जो है बच्चे को सिखाते हैं कि यहाँ पे बड़े बड़े वाक्य बोलना सिखाते हैं पहले, और जो है बाद में हम उसे इजी वे से नहीं, स्टार्टिंग में बच्चे को इजी वे सिखाएंगे, लास्ट में यहाँ पर जो है हार्ड वे। ओके, भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है, आरंभिक बाल्यावस्था है, माध्यमिक बाल्यावस्था, किशोर अवस्था है, फिर प्रसूपूर्व अवस्था है। तो भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल कौन सा है। देखो, अगर हम यहाँ पे संवेदनशील काल की बात करते हैं, तो सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो ये हैं कि संवेदनशील का मतलब क्या होता है। संवेदनशील का मतलब होता है, देखो इस वाले स्टेज में आप जो है 5, 6, 7 इतने ईयर के एब होते हैं, बीच होते हैं। ओके, यानी कि ये आपकी जो है चाइल्डहुड स्टार्टिंग की, आरंभिक चाइल्डहुड। देखो, जब आपका फर्स्ट क्लास में एडमिशन होता है, जब आप 5 ईयर के होते हैं, तो फर्स्ट क्लास में आपका एडमिशन होता है, तो ये जो काल होता है ना, बहुत ही संवेदनशील काल इसलिए होता है कि जब बच्चा भाषा
जब बच्चा भाषा, ज्ञान, संज्ञानात्मक नॉलेज हर एक चीज़ को सीखने के लिए बेस्ट होता है, यानी कि बहुत ही फास्ट सीखता है कि टीचर्स ने कुछ भी सिखाया तुरंत से सीख जाता है, खुद भी जो है पूछता रहता है टीचर से कि ये क्या होगा, ये सर क्या है, ये क्या है, ये क्या होगा, इस तरह से सारी चीज़ें। तो संवेदनशील काल अवस्था वही कहलाती है जब बच्चा सीखने के लिए फुल मोटिवेट होता है, तत्पर होता है, रुचि भी आती है, वो आती है। फाइनली इस वाली स्टेज में 5, 6, 7 इस वाले स्टेज में जो है बच्चे का जो है स्टार्टिंग चाइल्डहुड होता है, और इस स्टेज में बच्चा भाषा बहुत ही फास्ट तरीके से सीखता है। ओके, चलिए, सो राइट आंसर ऑप्शन ए है वहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन। देखो, वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं ब्लैंक क्या कहलाती है? सामाजिकरण, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन। अगर हम इनकी बात करते हैं, समायोजन, समावेशन, अनुकूलन, ये तीनों जो यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं ये जीन पियाजे के हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पर देखो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, वो कौन सा प्रोसेस है, यानी कि द प्रोसेस बाय विच चिल्ड्रन लर्न देयर रोल ऑफ सोसाइटी इज कॉल्ड, ठीक है ना। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, तो वो क्या, देखो समाज की बात हो रही है तो ऑब्वियसली सामाजिकरण ही होगा ना। यहाँ पे क्या होगा भैया जी, सामाजिकरण होगा, क्योंकि समाज की बात हो रही है। बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं, बिल्कुल समाज आस पड़ोस। देखो जब बच्चे यहाँ पे 2 या 3 साल के हो जाते हैं तो अपने, अगर आप जो सिटी में रहते हैं, गांव में रहते हैं, कहीं पर भी बच्चे आसपास के छोटे छोटे बच्चों के साथ खेलना पसंद करते हैं, उनकी बातें सीखते हैं कि मम्मा वो देखो बच्चा ये बोल रहा था, मम्मा वो ये खा रहा था, मम्मा आज उसने ये पहना है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें यहाँ पे ओके आपको जो है बताता है, बोलता है, सीखता है और सुनता भी है। नेक्स्ट है 4 क्वेश्चन आपके सामने। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं वह उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है? ओके, संवेदी, चालक, मूर्त संज्ञानात्मक, पूर्व संज्ञानात्मक, औपचारिक। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये है किसका भैया जी, जीन पियाजे। और जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, और इन्होंने 4 अवस्थाएं बताई हैं, एक सेंसरी मोटर, और एक कंक्रीट जो है ऑपरेशनल, और एक प्री ऑपरेशनल, एक फॉर्मल ऑपरेशनल। ओके, अगर संवेदी चालक की बात करें यह 0 से 2 साल के बीच की होती है। और फिर है यहाँ पे क्या, पूर्व संज्ञानात्मक अवस्था, ये आपकी 2 से 7 साल की होती है। फिर मूर्त संज्ञानात्मक अवस्था यह 7 से 11 साल की होती है, और ये 12 से 18 साल की होती है, ठीक है ना। इस तरह से ऊपर नीचे, फर्स्ट ये होता है, सेकंड ये होती है, थर्ड इनकी स्टेज ये है, और 4 स्टेज ये है। ओके, तो किस स्टेज में बच्चा अनुकरण करने लगता है? अनुकरण, तो आप खुद ही बताओ, अनुकरण करके बच्चा सीखता है, बताओ क्या औपचारिक संज्ञानात्मक, क्या 12 से 18 में भी बच्चा अनुकरण करके दूसरों की नकल करके सीखेगा? सो सबसे बेस्ट होगा यहाँ पे 0 से, देखो 0 से 2 साल भैया आपका जो है जन्म हुआ है। ओके, आप संसार में आए हैं। ओके, तो ये थोड़ा ही ना कि आप पीछे सारी चीज़ सीख के आए हैं कि आपको सब कुछ पता है, नहीं ना। तो आपके आसपास जैसा माहौल बनता है, जैसे आपको सोसाइटी, जैसा आपको इन्वायरमेंट मिलता है। ओके, जो भी आपके पेरेंट्स आपको बोलते हैं, सिखाते हैं, जैसा इन्वायरमेंट आपके आसपास होता है, देन वही चीज़ें आप जो है याद करते हैं, सीखते हैं, उसका अनुकरण करते हैं, तो वो होगा संवेदी चालक अवस्था। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 क्वेश्चंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्चे जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वो रोशनी देता है, अपनी सोच क्या दर्शाती है? जीववादी चिंतन, अप्रतिवर्तीता, केंद्रीकरण, या फिर वस्तु स्थायित्व। तो यहाँ पर देखो क्वेश्चंस बड़ा ही इंपॉर्टेंट है होता है यहाँ पे, और क्वेश्चंस में कहा गया है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार, देखो जीन पियाजे ने अपने और भी अलग अलग फैक्ट्स बताए हैं, काफ़ी अच्छे। ओके, तो एक यहाँ पर जो है बच्ची है, मानो कि ये बच्ची जिसका नाम पूजा है, तो यहाँ पे पूजा जो है सूरज यानी जो सूर्य सन जो कंटिन्यू आपका दिन में निकलता है, मॉर्निंग टाइम में, ठीक है ना, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो सूरज को ये लड़की क्या मानती है भैया जी, सजीव मानती है कि ये क्या है, सजीव। क्यों? क्योंकि ये हमें धूप देता है, ठीक है ना, क्योंकि ये हमें रोशनी देता है, इसलिए इसे सजीव इसलिए मानते हैं कि इसमें सांसें हैं, हमारी की तरह हैं। तो ये कहलाएगी कि जीववादी चिंतन। मानो एक यहाँ पे जो है छोटा सा बालक है, ओके, और वह आपका कार
से खेल रहा है, छोटा सा बालक कार से खेल रहा है और मानो कि कार का इधर से एक पहिया टूट गया, फिर दूसरा टूट गया, फिर ऊपर से टूट गई, कुछ भी हो गया, तो पता बच्चा क्या कहता है, हाँ मेरी कार टूट गई, इसको जुड़वाओ, देखो ये जो है मेरी कार को चोट लगा दी है ना, कि देखो मेरी कार को चोट लग गई, इसे ये हो गया वो हो गया, इसे डॉक्टर के पास लेके जाओ, उसे ठीक करके लाओ, ये करो वो करो। तो ये क्या है, अभी बच्चे ने इस चीज़ का कि सजीव और निर्जीव वस्तु की पहचान अभी नहीं हो पाई है, ठीक है ना। सो ये होता है जीववादी यहाँ पर चिंतन। आप भी देखो आपके आसपास में कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो 2 से 3 4 5 साल के बीच के होते हैं, तो उस टाइम पे ये बच्चे आप अपने माहौल में भी देखना, चेक करना, तो इस तरह की एक्टिविटीज़ होती है। निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोत्स्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है? जो नहीं है वो बताना है। समीपस्थ विकास का क्षेत्र, स्कीमा, पाड़, सामाजिक अंतःक्रिया। देखो वाइगोत्स्की जो कि सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत यहाँ पर देते हैं, वो काफ़ी जाने माने होनहार यहाँ पे रहते हैं, मनोवैज्ञानिक। सो बात करते हैं, देखो समीपस्थ विकास का क्षेत्र बिल्कुल वाइगोत्स्की का है और पाठ भी वाइगोत्स्की का है, और सामाजिक अंतःक्रिया तो इनका फेवरेट वर्ड्स है यहाँ पे कि बच्चे कैसे सीखते हैं, अपने समाज में अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। लेकिन स्कीमा जो वर्ड है भैया जी, ये जो है वाइगोत्स्की का नहीं है, जीन प्याजे का है, इसलिए तो छोटे छोटे ये आपको थ्योरी वगैरह पढ़नी होगी तभी जाके, और मैं थ्योरी कंटिन्यू करा रही हूँ, सो चेकआउट कीजिएगा। ओके चलिए, तो यहाँ पर क्या होगा, स्कीमा, क्योंकि स्कीमा क्या है, जीन प्याजे का दिया हुआ शब्द है, बाकी ये तीनों लेव वाइगोत्स्की के हैं। और स्कीमा क्या होता है, स्कीमा का मतलब होता है कि आपके जो है माइंड में पहले से एक फोल्डर्स फील्ड है, यानी कि फोल्डर्स आपने बनाए हुए कि क्या क्या चीज़ आपने कहाँ पे कैसे कैसे फिट की हुई है। ओके, ये होता है आपका स्कीमा। सो मैंने नॉर्मली सिंपली भाषा में आपको बताया है। आगे नेक्स्ट 7 क्वेश्चंस और द ग्रेट क्वेश्चंस है यहाँ पे। वाइगोत्स्की के सिद्धांतों में निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन शैक्षिक प्रणाली के लिए सही है? विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना, वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा बढ़ावा देना व अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन देना, उद्दीपन में प्रक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो क्या वाइगोत्स्की के अनुसार इनमें से कौन सा कथन सही है? क्या वाइगोत्स्की साहब ये कहते हैं कि आप सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा, यानी कि प्रतिस्पर्धा का मतलब क्या होता है, बच्चों में तुलना करो। देखो आपकी एक क्लास है और क्लास में आप जो है अपने ही बच्चों में, मानो कि आप कह रहे हैं कि राम बहुत इंटेलिजेंट है, द गुड बॉय, और यहीं पर एक बच्चा है जिसका नाम क्या है, श्याम, तो आप उसे कह रहे हैं कि ये जो है पूरी क्लास में सबसे घटिया बच्चा है, इनसे कुछ नहीं होगा, सबसे टॉप बच्चा तो राम है यहाँ पर, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से अपने स्टूडेंट्स में प्रतिस्पर्धा को जो है तुलना क्रिएट करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, तो बच्चा उब जाएगा और पढ़ना ही छोड़ देगा। वांछनीय व्यवहार को इनाम द्वारा, अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा, नो। सो ये भी नहीं है। सो बेस्ट होगा उपयुक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को पाठ आलम्बन। देखो मानो कि आप यहाँ पे शिक्षण गतिविधि करा रहे हैं और आप कुछ भी जो है बच्चे के सामने कोई समस्या आ गई, तो अब बच्चा उसे सॉल्व भी करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उससे सॉल्व नहीं हो पा रहा है। मानो कि आपने उसे थोड़ा सा हार्ड लेवल का क्वेश्चंस कुछ भी है दे दिया, ठीक है ना। मानो कि आप मैथ्स का सम्स दे दिया, हार्ड क्वेश्चंस, ओके। तो फिर आप क्या करेंगे, उस बच्चे की तरफ जाएंगे, उसे इशारे देंगे, थोड़ा संकेत देंगे कि बेटा ये इस रूल्स को फॉलो करो ऐसे, ओके। सो आपका जो है आंसर्स आपको मिल जाएगा। तो ये है वाइगोत्स्की का दिया हुआ यहाँ पर सिद्धांत, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है? नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, कानूनों और नियमों को बनाए रखने के कर्तव्य का पालन करना, अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए क्या है, मान्य है। तो कोहलबर्ग जाने माने होनहार, बहुत ही फेवरेट यहाँ पे माने जाते हैं। कोहलबर्ग साहब की बात करते हैं, कौन सा सिद्धांत देते हैं यहाँ पे, ये नैतिक विकास का सिद्धांत देते हैं, और 3 इनके चरण है और यहाँ पर 6 क्या है, उपचरण है, ठीक है ना भैया जी, किसके, कोहलबर्ग के। देखो यहाँ पे काफ़ी ग्रेट है, वेरी इंपॉर्टेंट। तो बताना है कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या, देखो प्रथम अवस्था की क्या विशेषता, प्रथम अवस्था की जो विशेषता है वो है नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना। नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप में देखना, मानो कि देखो अगर आप कुछ गलत कार्य करेंगे तो ये यहाँ पे रूल्स है, फिक्स है कि अगर आप गलत कार्य करेंगे तो सजा होगी, दंड मिलेगा और जेल जाओगे आप। अगर आप अच्छे कार्य करेंगे आपको सब स्नेह देंगे, जो है काफ़ी सम्मान देंगे, इज्जत देंगे, ठीक है ना। चलिए
सो यहाँ पे ए ऑप्शन राइट होगा। आगे, एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में, देखो प्रगतिशील कक्षा कक्ष का मतलब वो होता है जहाँ पे बच्चे को देख करके शिक्षा जो है प्रोवाइड कराई जाती है, यानी कि सिंपली वे में बहुत अच्छे से और बच्चे को ध्यान में रखते हुए, ठीक है ना। सो देखो, बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए बाध्य किया जाता है। बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी जो है क्षमताओं को पा लेते हैं। बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामीकरण व पृथक्करण किया जाता है। बच्चे इनाम को पाने के लिए वह सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं। तो एक प्रगतिशील कक्षा कक्ष में क्या होता है, क्या बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं कि हाँ भैया जी देखो, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना कि हाँ जो टीचर्स ने होमवर्क दिया है, अगर टाइम पे नहीं किया ना तो टीचर्स मुझे बिल्कुल पक्का मारेगी स्टिक से। ओके, तो ये प्रगतिशील शिक्षा का जो है यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं होगा। देन बात करते हैं, क्या आप बच्चों का नामीकरण करेंगे, क्या आप पूरी क्लास में सभी बच्चों का नाम बोलेंगे और उनका पृथक्करण करेंगे, उन्हें अलग अलग कर देंगे। चलो कि देखो मैं तुम्हारा टेस्ट लिया है और राम बहुत ही परफेक्ट आया है, सीता कुछ नहीं है, गीता मीना रीना ये सब कुछ जो है यहाँ पे क्या है, बहुत ही कह देते हैं ना कि टीचर्स कहते हैं कि तुमसे कुछ नहीं होगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे अपने जीवन में, ठीक है, तुमसे कुछ नहीं आता। इस तरह की अगर एक्सक्यूज आप दे रहे हो बच्चे को तो बच्चा ऊब जाएगा। क्या बच्चों को निश्चित पाठ्यचर्या के अनुसार सीखने के लिए आप बाध्य करेंगे, क्या आप उन्हें बाध्य कर रहे हैं खुद ही। ओके, नो, बच्चे उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं। सो बेस्ट आंसर होता है बी। देखो बच्चे जो भी कुछ सीखते हैं तो बात ये कह रहे हैं कि सारी चीज़ें ऐसे नहीं होती कि आप सारी चीज़ें ही एकदम परफेक्टली रूप से सीख जाते हैं, लेकिन हाँ बच्चे अपनी क्षमता के आधार पर सारी चीज़ें कंटिन्यू मेहनत से सीख लेते हैं और आपको भी बच्चों की क्षमताओं के आधार पर उनकी जो है कैपेसिटी को देखते हुए ही यहाँ पे उसे शिक्षण गतिविधि करानी है जिस माध्यम से बच्चा सही से सीख सके। नेक्स्ट है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। सामान्य बुद्धि, भौतिक, भाषाई, विशिष्ट बुद्धि। देखो हार्वर्ड गार्डनर की बात करते हैं, इन्होंने सिद्धांत दिया है बहुबुद्धि सिद्धांत। हार्वर्ड गार्डनर बहुत ही फेमस है और सीटेट के नंबर 1 यहाँ पर। जी हाँ, यहाँ से एक या फिर 2 क्वेश्चन आपका बनता है। हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि दी, ठीक है। सामान्य बुद्धि हार्वर्ड गार्डनर की नहीं है, ना भौतिक बुद्धि ना ही विशिष्ट बुद्धि। ये किसकी है? सामान्य बुद्धि, भौतिक, विशिष्ट, स्टर्नबर्ग की, ठीक है ना। जबकि भाषाई बुद्धि यहाँ पर ये जो है हार्वर्ड गार्डनर की है और प्रेजेंट टाइम में हार्वर्ड गार्डनर ने 9 प्रकार की बुद्धि दी है। हार्वर्ड गार्डनर ये कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति में विभिन्न डिफरेंट बुद्धि होती है, ठीक है। और भाषाई बुद्धि वो होती है देखो जो बोलने में बहुत परफेक्ट होता है, जैसे कि भैया मीडिया वाले होते हैं, है ना, कि अभी जो है कहते हैं कि देखो 100 खबर ये हुआ, हाँ फलाने गांव में ये हुआ, उस शहर में आग लगी, यहाँ पर ये हुआ, यहाँ पे ये दुर्घटना घटी, यानी कि बक 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 करते रहते, बोलते रहते हैं। ओके, तो भैया उनके अंदर हुनर है बोलने का, आप लोग क्यों नहीं जाते, हम लोग क्यों नहीं यहाँ पे जो है मीडिया वाले बन जाते। भैया हमारे अंदर इतना हुनर नहीं है, हम पहले तो ये सोचेंगे भैया बोलेंगे क्या, ठीक है ना, न्यूज़ तो बाद में छापेंगे। देन आगे है, एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत व खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, क्या इसे प्रोत्साहित करो, क्या हतोत्साहित करो, क्या नकारो, कि इसके इस्तेमाल के लिए बच्चों को दंड देना चाहिए। देखो एक प्राथमिक कक्षा कक्ष यानी कि 1 to 5 की यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इसमें शिक्षिका बच्चों को कह रहे हैं कि अगर आप व्यक्तिगत खुद से बातचीत करेंगे तो इससे आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो बिल्कुल देखो हम खुद से बातचीत करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे जो है स्कूल जाना है और शूज़ तो मेरे पास रखे हुए हैं लेकिन सॉक्स मिल नहीं रही, पता नहीं मैंने किस जगह रखी है और मैं ढूंढ रही हूँ सॉक्स मिल जाए क्योंकि मुझे स्कूल जाना है, लेट हो रहा है। तो खुद ही बोलती हूँ, मैं खुद ही कहती हूँ हाँ मैंने सॉक्स यहाँ पे रखी थी लेकिन यहाँ पे नहीं मिली, हाँ चलो उधर देखती हूँ, यहाँ पे देखती हूँ, अरे यार अगर नहीं मिली तो इसको लेट हो जाऊँगी, फिर टीचर्स मुझे डांटेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या है, ये बेस्ट है भैया, बोलना चाहिए, बिल्कुल आप अपनी बातों को रखो अपने आप खुद, तो इसको आप प्रोत्साहित करेंगे। हतोत्साहित सीटेट का नेगेटिव टैगवर्ड से ही नकारना, दंड देना। मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है इसलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह क्या दर्शाता है? जेंडर भूमिका में लचीलापन, जेंडर समानता,
जेंडर गतिशीलता, जेंडर प्रारूप, या फिर आप इसे जेंडर रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं। प्रारूप को आप रूढ़िवादिता भी कह सकते हैं, ठीक है ना। चलिए, तो मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए मोहन ने अपने घर में ये चीज़ गेस्ट कर रखी है कि हाँ भैया जी, यहाँ पे हमारे घर में लड़कों को किस तरह से जो है हैंडल किया जाता है और लड़कियों को किस तरह हैंडल करते हैं, ठीक है। तो लड़कियों को ये कहते हैं कि लड़के गुड़िया से नहीं खेलेंगे और लड़के ये पहनेंगे वो पहनेंगे, लड़कियाँ इस तरह के कपड़े पहनेंगी, लड़के इस तरह बोलेंगे कि मैं खाना खाता हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, लड़की ऐसे बोलेगी मैं नहा रही हूँ, खाना खा रही हूँ, इस तरह से, ठीक है ना, सारी चीज़ें। तो फिर ये जो है एक स्कूल्स में एक क्या होता है, एक आयोजन होता है, कार्यक्रम का आयोजन होता है। तो वहाँ पर भी मोहन लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर देता है कि वह एक लड़का है, कि मोहन ये कहता है कि मैं लड़कियों के साथ नहीं खेलूंगा क्योंकि भैया जी लड़की अपनी अलग ग्रुप की है और मैं लड़कों के साथ ही खेलूँ क्योंकि मैं लड़का हूँ। तो ये है यहाँ पर क्या, जेंडर रूढ़िवादिता। और ये चीज़ तो हमारे समाज में बहुत देखने को मिलती है ना, बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है भैया, बहुत हद से ज़्यादा। ओके, देन फाइनली यहाँ पे जो है हमारा सेशन कंप्लीट हुआ। आई होप सेशन आपको बेस्ट लगा होगा, मस्त। यहाँ पे अगर कोई भी डाउट्स है एनीवे सो आप बिल्कुल डिस्कस कर सकते हैं। ओके डी फ्रेंड्स, तो चलिए फिर अब जो है हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और तब तक के लिए सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडी एंड बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।